तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2005 के उस घटना के बारे में बताऊंगा जहां पे एक छोटा सा सबमरीन ने अमेरिका का एक भारी भरकम सुपर कैरियर के फ्लीट को तबाह किया था। दोस्तों यहाँ पे असल में एक एक्सरसाइज के दरमियान इसे टोटली एक सिमुलेटेड तरीके से अंजाम दिया गया था, जहाँ पे एक्सरसाइज में एक तरफ था अमेरिका के भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन, वहीं पे दूसरे तरफ था स्वीडन के द्वारा निर्माण किया हुआ छोटा सा एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन HSMS गॉटलैंड। दोस्तों असल घटना को अगर देखा जाए तो ये 2005 में अमेरिका के द्वारा अपने भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट के ताकत को जांचने के लिए आयोजित किया गया एक एक्सरसाइज का घटना था, जहां पे नया नवेला कमीशन किया हुआ $6.2 बिलियन के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन और इसके जो स्क्वाड शिप थे इनके द्वारा एक्सरसाइज में अपने आप को बचाना था। जबकि दूसरी तरफ इन जहाजों का सबसे बड़ा शत्रु था स्वीडन के गॉटलैंड क्लास के हल्के वजन के सबमरीन HSMS गॉटलैंड, जिसे अमेरिका के द्वारा स्वीडन से 1 साल के लिए लीज में लिया गया था। दोस्तों इस एक्सरसाइज में ऐसा घटना घटा जिसके बाद अमेरिका को अपने बेड़े के खामियों के बारे में भी पता चला था। मॉक एक्सरसाइज के दरमियान HSMS गॉटलैंड ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के पूरा का पूरा बेड़े के सुरक्षा घेरे को आसानी से भेद दिया और छुपके एक के बाद एक सुरक्षा लेयरों को पार करते हुए यूएसएस रोनाल्ड रेगन के नजदीक पहुंचा। नजदीक पहुंचने के बाद छुपके ही हल्के वजन के इस सबमरीन के द्वारा कई मॉक टॉर्पेडो को दागा गया, जबकि सबमरीन के टॉर्पेडो दागने के बाद जब इस मॉक ड्रिल में एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो गया और डूबने लगा, तब सबमरीन फिर से चुपके से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए सुरक्षा घेरा मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर के पूरा स्क्वाड से अपने आप को बचाते हुए बाहर भी निकल गया। दोस्तों पूरा एक्सरसाइज के दरमियान अमेरिकी बेड़े के द्वारा इस सबमरीन को डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाया। इवन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमला होने के बावजूद किसी भी जहाज के द्वारा ये समझने में कामयाबी नहीं मिला कि असल में हुआ क्या था। दोस्तों इसके बाद अमेरिका के द्वारा गॉटलैंड सबमरीन को लेके 1 साल के अंदर कई बार कई तरीके के एक्सरसाइजों को अंजाम दिया गया, लेकिन हर बार अमेरिका के बड़े आकार के फ्लीट, चाहे उसका डिस्ट्रॉयर हो या फिर बड़े आकार के न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हो, सबने स्वीडन के ये 1380 टन के छोटे आकार के सबमरीन के सामने घुटने टेक दिए। दोस्तों सबमरीन के इस खासियत को देखते हुए कि कैसे ये सबमरीन अमेरिका के अत्याधुनिक एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी को बाईपास कर सकता है और कैसे ये छोटे आकार के सबमरीन इतने बड़े टेक्नोलॉजिकल एडवांस कैरियर स्ट्राइक फ्लीट के नाक में दम मचा के रखा है, अमेरिका सबमरीन के लीज को और 1 साल बढ़ाया। मतलब अमेरिका और 1 साल इस सबमरीन का इस्तेमाल करते हुए ये जांचने का प्रयास करने वाला था कि कैसे अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के एंटी सबमरीन डिफेंस को और मजबूत किया जाए और कैसे इस तरीके के छोटे आकार के सबमरीनों से निपटा जाए। दोस्तों गॉटलैंड क्लास के अगर सबमरीनों को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि स्वीडन के तरफ से इस क्लास के टोटल 3 सबमरीनों को ही निर्माण किया गया और फिलहाल तीनों के तीनों सबमरीन एक्टिव है। रिपोर्टों के मुताबिक ये जो सबमरीन है इसे 1995 में लॉन्च किया गया था और 1996 में स्वीडिश नेवी में कमीशन किया गया था। और आपको जान के हैरानी होगा कि सबमरीन के उस समय कीमत सिर्फ $100 मिलियन था, जो कि रशियन किलो क्लास सबमरीन के तुलना में लगभग 1/3 था। गॉटलैंड क्लास के सबमरीन आकार में भी काफी छोटे आकार का सबमरीन है और रिपोर्टों के मुताबिक इसका लंबाई 60.7 मीटर के आसपास है, जबकि डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका वजन 1380 टन के आसपास है। जबकि सबमरीन को अपग्रेड करने के बाद गॉटलैंड का लंबाई थोड़ा सा बढ़ गया है और अब इसका लंबाई करीबन 62.7 मीटर के आसपास है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक ये जो सबमरीन है ये पानी के ऊपर 11 नॉट्स की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है, जबकि पानी के नीचे ये करीब 20 नॉट्स की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और इसे ऑपरेट करने के लिए कम से कम 32 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। हथियार के रूप में सबमरीन में 4 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब्स है, जबकि 2 400 मिलीमीटर का भी टॉर्पेडो ट्यूब है और इसके अलावा सबमरीन एक्सटर्नली 48 नेवल माइन को भी माउंट कर सकता है। मतलब ये सबमरीन पानी के नीचे एक बहुत ही लंबा माइन वॉरफेयर को अंजाम देने के लिए माइन को बिछा सकता है। दोस्तों अपग्रेडेशन के बाद सबमरीन में स्टर्लिन MK3 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम भी लगाया गया है, जबकि इसके अलावा सबमरीन में कॉम्बैट सिस्टम ES-3701 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों के साथ साथ कम्युनिकेशन और बेहतरीन मैनेजमेंट सिस्टम भी है। दोस्तों ये छोटा सा सबमरीन के द्वारा जिस तरीके से पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट के ऊपर धावा बोला गया और धावा बोलने के बाद जिस तरीके से ये अपने आप को सुरक्षित रखते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर के घेरे से बचा के बाहर भी निकल गया, उसे देखते हुए अमेरिका को फिर से एक बार अपने सबमरीन फ्लीट के ऊपर भी सोच विचार करना पड़ा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के द्वारा 1990 के बाद अपने बेड़े में बड़े आकार के न्यूक्लियर पावर सबमरीनों को ही शामिल किया गया और अमेरिका की तरफ से एक तरीके से छोटे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को बेड़े से न्यूट्रलाइज कर दिया गया। पर इस सबमरीन की क्षमता के बाद अमेरिका को एक बार फिर
फिर से छोटे आकार के सबमरीन खास करके डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को लेके सोच विचार करने पे मजबूर होना पड़ा। दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से जब अपने बेड़े से डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को हटाया गया तब सबमरीन के टेक्नोलॉजी इतना अत्याधुनिक नहीं था। उस समय के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन काफी ज्यादा नॉइज भी पैदा करता था और इन सबमरीनों के पास पानी के नीचे रहने का काफी लिमिटेड समय होता था। मतलब लंबे समय तक ये सबमरीन पानी के नीचे ऑपरेट नहीं हो सकता था और इस वजह से डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के तुलना में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ज्यादा बेहतर माना जाता था। पर बाद में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट के बाद और खास करके सबमरीनों को स्टेल्थ बनाने के बाद अब धीरे धीरे दुनिया को पता चल रहा है कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के जरिए हफ्तों भर पानी के नीचे रह सकता है। इवन इसके जो स्टेल्थ कैपेसिटी है ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीनों के तुलना में काफी अधिक होता है। ऊपर से आकार में छोटा होने के वजह से डिटेक्ट होने का संभावनाएं भी घट जाता है और छोटे आकार के होने के वजह से ऐसे सबमरीनों को निर्माण करना भी आसान है और कई सारे देश जो बड़े बजट नहीं रख सकता है वो भी ऐसे सबमरीनों के जरिए अपने आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, साथ में अपने से कई बड़े देशों को चैलेंज भी कर सकता है। दोस्तों जिस गॉटलैंड क्लास के सबमरीन को 1996 में स्वीडन के बेड़े में शामिल किया गया था वो तब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से लैस था। रिपोर्टों के मुताबिक ऐसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के द्वारा ये सबमरीन कम से कम 2 हफ्ते तक पानी के नीचे रह सकता है और ऐसे पानी के नीचे रहने के दरमियान करीबन 9.6 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से धीरे धीरे आगे भी बढ़ सकता है। और 202 हफ्ता अगर पानी के नीचे रहा तो आप समझिए इतने रफ्तार में तो आसानी से दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को भेद के दुश्मन के क्षेत्र में भी घुस पाएगा और आसानी से दुश्मन को तबाह करके उस एरिया से बाहर भी निकल पाएगा। जबकि दोस्तों सबमरीन में जो डीजल इंजन है इसे तब यूज किया जाता है जब सबमरीन खतरे भरे एरिया से बाहर रहता है और उसे डिटेक्ट होने का कोई डर नहीं रहता है। ऐसे में डीजल जनरेटर के द्वारा सबमरीन के बैटरी को चार्ज किया जा सकता है और फुल चार्ज के बैटरी के इस्तेमाल करके सबमरीन और तेज गति से पानी के नीचे तैर सकता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये गॉटलैंड क्लास के सबमरीन रिलेटिवली न्यूक्लियर पावर के सबमरीनों के तुलना में काफी ज्यादा शांत सबमरीन है। मतलब ये सबमरीन अधिक स्टेल्थी है। रिपोर्टों के मुताबिक न्यूक्लियर पावर सबमरीन के रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए जिन कूलिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाता है उसे चाहते हुए भी शांत नहीं बनाया जा सकता। इस वजह से न्यूक्लियर पावर सबमरीन चाहे जितना भी धीमे गति से ट्रैवल करे इसके रिएक्टरों को ठंड करने वाला वस्तु मतलब कूलिंग सिस्टम कुछ ना कुछ नॉइस पैदा करता ही है। गॉटलैंड क्लास के सबमरीन में और भी कई तरीके के इक्विपमेंट है जिसके बदौलत इन सबमरीनों को छुपाना काफी आसान है और दुश्मन के रडार के द्वारा इसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे इक्विपमेंटों में 27 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है जो सबमरीन के मैग्नेटिक सिग्नेचर को आसानी से छुपा भी सकता है और साथ में दुश्मन के डिटेक्टिंग इक्विपमेंटों को भ्रमित भी कर सकता है। जबकि जो सबमरीन के हल है उसे टोटली सोनार मटेरियल से कवर किया हुआ है जिस वजह से ये सोनार सिग्नेचरों में भी इतने आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। और अगर सबमरीन के कॉनिंग टावर को देखे तो ये भी रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल से बना हुआ है जिसके बदौलत अगर सबमरीन कॉनिंग टावर को सरफेस भी करता है तो ऐसे में दुश्मन के रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट के रडारों के द्वारा इसे डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन है। दूसरी तरफ सबमरीन के अंदर इस्तेमाल होने वाले मशीन्स को भी एक तरीके के रबर कोटिंग के द्वारा कवर किया हुआ है जिसके बदौलत सबमरीन में मशीन चलते वक्त मशीनरी साउंड मतलब नॉइस पैदा नहीं होता। ऐसे में बिना नॉइस के ऐसे सबमरीनों को दुश्मन के पैसिव सोनार के द्वारा भी डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है। ऊपर से अगर देखा जाए तो गॉटलैंड क्लास के ये सबमरीन पानी के नीचे काफी अधिक मैन्यूवरेबल है। मतलब ये आसानी से घूम भी सकता है और आसानी से अपने दिशा को बदल भी सकता है। इसके लिए सबमरीन में 6 कंट्रोल सरफेस का इस्तेमाल किया गया है जबकि इसका जो कॉनिंग टावर है उसे भी अलग तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ये पानी के नीचे मैन्यूवरेबिलिटी के समय कोई बाधा न पैदा करे। दोस्तों कुल मिला के सबमरीनों की इन खासियतों को देखते हुए अमेरिका के द्वारा सबमरीन का इस्तेमाल करते हुए 2 साल लंबा एक्सरसाइजों को अंजाम दिया गया जिनमें अमेरिका ये जांचने का प्रयास करता रहा कि कैसे अपने पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट को ऐसे सबमरीनों से बचाया जा सके। 2 साल के बाद शायद अमेरिका की तरफ से इससे निपटने के लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर किया गया होगा क्योंकि अब अमेरिका के लिए चैलेंज और काफी गुना बढ़ चुका है। दोस्तों उस समय तो स्वीडन के जैसे कुछ गिने चुने देशों के पास ही एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम था लेकिन अब दुनिया में लगभग हर तरीके के नया जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन सबमरीनों के डिजाइन में भी इतना आधुनिकीकरण हो चुका है कि ये पहले के तुलना में और अधिक स्टेल्थी बन चुका है। ऐसे में अमेरिका को ऐसे सबमरीनों से अपने आप को बचाना है तो अमेरिका जरूर 2005 में ही ये सबक सीख गया था कि कैसे अपने भविष्य के प्लान को अंजाम दिया जा सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।